Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. अब बताया था आक्सीकारक क्षमता के बारे में। क्या होता है आक्सीकारक क्षमता के बारे में? बताया कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, श्रेणी में ऊपर से फिर नीचे जाने पर, ध्यान रखिए जब ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि लिथियम से घटते हुए किधर आ जाते हैं, फ्लोरीन की तरफ। ठीक, ये फ्लोरीन से थोड़ा ही ऊपर आपका आता है क्लोरीन। ध्यान रखिएगा ये जो क्लोरीन दिया गया है ये +1.3 ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस है, ठीक है, तो श्रेणी नीचे आ चुकी है, और अगर माइनस है तो श्रेणी अभी ऊपर ही है, ऊपर से नीचे। और जैसे जैसे अगर संख्या इससे कम होती जा रही है, संख्या इससे कम होती जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि तत्व धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। और अगर संख्या क्या होती जा रही है, एक तरीके से बढ़ती जा रही है। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा तब बढ़ेगी जब प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट केसीएल बन के आपका तैयार हुआ, जब इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे तब ये संख्या बढ़ेगी घटेगी। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताई थी क्या कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हम लोग तत्व के नीचे आते जाएंगे, श्रेणी में तत्व से नीचे आते जाएंगे, यानी कि लिथियम के बाद लास्ट में फ्लोरीन पहुंचेंगे, तो आप फ्लोरीन का देख रहे हैं कि प्लस कितना हो रहा है, -2.2 प्लस 2.87। ठीक, तो बताया था क्षमता बढ़ती है। नीचे स्थित तत्व प्रबल आक्सीकारक होते हैं। जो नीचे तत्व होते हैं क्या होते हैं, प्रबल आक्सीकारक होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को बहुत भारी मात्रा में अपने अंदर क्या कर लेते हैं, ग्रहण करने की व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ग्रहण करने की व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बता भी गया, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि जो जैसे माइनस में है, ठीक है, और ये क्या है, प्लस में है, तो जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, ठीक है, उतनी तेजी से के साथ ये भी एक तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। अब कैसे समझिए, जैसे हम आपसे कहें कि ये लिखा है सोडियम और ये लिखा है क्लोरीन, ठीक, ये लिखा है सोडियम और ये लिखा है क्लोरीन। अब आपसे हम कहें कि ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है, तो आपको पता है कि ये सोडियम लिखा है, क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बना रहा है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब हम आपसे ये कहें कि इसके मानक इलेक्ट्रोड व्यूह को निकालिए कि कितनी ऊर्जा ये सोडियम खर्च कर रहा है और कितनी ऊर्जा पोटेशियम को क्लोरीन खर्च कर रहा है तरीके से, और कितना एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा है, कितना एनर्जी इसमें बच रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम का क्या करेंगे हम लोग, मान इलेक्ट्रोड व्यूह लिखेंगे। तो सोडियम का हमने भी आपको लिखाया है, ठीक है, कितना होता है 7 और क्लोरीन का हम लोग अभी लिखे हैं +2.87। ठीक है, अच्छा 1.36, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, क्या तैयार होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक तरीके से इसको हम -2.71 और +1.36, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा में हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, कितनी एनर्जी हमें बच रही है। तो कितना आएगा फिर 1.4, नहीं 3 आएगा, 1.35, यानी कि माइनस के साथ में। अब यहाँ 1.56 आ रहा था, अब यहाँ 1.35 आ रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि सोडियम अभी भी बहुत भारी मात्रा में सक्रिय है, क्योंकि इसके भी बहुत सारी एनर्जी क्या हो रही है, बच रही है। और इसके साथ अब क्लोरीन जो एक तरीके से इतनी एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना था, वो इतने मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, यानी कि ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखी जाए तो उसके हिसाब से सी भी इसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वो ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश को ग्रहण कर सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन में उसके आवेश होगा उसके अनुसार से उसको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि जितनी मात्रा में इसके आवेश होंगे उसी तरीके से क्या करेगा, एक तरीके से इनके व्यवस्था को कहीं ना कहीं ग्रहण करेगा। ठीक, जिससे हमें पता है कि Cl पर जो होता है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, +1.36, और जो आपका सोडियम का होता है -2.71 होता है। दोनों को जो हम लोग एक तरीके से क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार होगा, तो -1.35 के रूप में ये बाहर निकल कर। ठीक, तीसरे में बताया था हाइड्रोजन से तुलना। अब इसमें हाइड्रोजन से तुलना की जाती है क्योंकि आपको बताया गया है ये जो प्रक्रिया या घटना घटती है ये आपके SHE पर घटती है। जो हमें चेक किया जाता है, ये एक तरीके से व्यवस्था बनाई जाती है कि किस पे की जाती है, SHE पर। ठीक है,
तो चलिए देखिए, ये होता है आपका SHG, ठीक है, जो कि एक तरीके से स्टैंडर्ड हाई इलेक्ट्रोड के रूप में बताया था, क्योंकि जब ये तैयार किया था तो हमने आपको बताया है अभी, ठीक है, क्या बताए थे, तो यहाँ बताया कि जिन तत्वों का अपचायक विभव, ठीक है, ऋणात्मक होता है, तो किन तत्वों का वो होगा, जहां हाइड्रोजन क्या होगा, ऊपर स्थित होगा। जिन तत्वों में अपचायक विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, वह हाइड्रोजन क्या होता है, ऊपर स्थित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और वो क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। और धनात्मक विभव अपचयन क्या होता है, जिन तत्वों में हाइड्रोजन कहाँ स्थित होता है, नीचे की ओर स्थित होता है, वो एक तरीके से दुर्बल अपचायक होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, दुर्बल अपचायक होते हैं। अब ये व्यवस्था आपके SHG के माध्यम से होगा, जब हाइड्रोजन को जिस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा तत्वों के अनुसार, जैसे अभी आपको बताया कि अगर तत्व ऊपर वाली श्रेणी पर है, ठीक है, तो जो आपको क्या दिया गया नहीं, अपचायक की क्षमता के रूप में, तो -3.4 ये तत्व प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ स्थित होगा, ऊपर की ओर स्थित, तो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक, क्योंकि ये जो माइनस तो दिखा रहा है, लेकिन ये माइनस एक तरीके से प्लस के रूप में कार्य करता है। ये एक तरीके से क्या कर, जैसे हम लोग ऐसे को समझिएगा तत्वों को, और हमारे जीवन में जैसे अभी आपसे कोई पैसा आप किसी को दे देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप धनी हो जाएंगे। आप किसी को पैसा देंगे तो क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, लेकिन जिसको आप देंगे वो क्या होगा, गरीब, हाँ, एक तरीके से ऋणात्मक में चला जाएगा आपसे लोन, लेकिन आपका पैसा उतना खत्म तो हुआ, तो जो पैसा खत्म हुआ वो तत्वों के माइनस को दिखाता है, समझिएगा, और जो ये तत्व पा गया पैसा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो आपको दिखाएगा तो जरूर कि हाँ हम गरीब था, उससे पैसा ले लिए हैं, लेकिन वो आपके पैसे को लेकर के धनी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, उसी तरीके से ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कार्य करते हैं। हाँ, तो क्या बात हो रही थी, हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे धातु की क्रियाशीलता के बारे में, ठीक है। इसमें बता दें आपको धातु की क्रियाशीलता में क्या, कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, ध्यान रखिएगा, धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं, और धीरे कमजोर होने लगते हैं, ठीक है। जैसे शरीर में आपकी समझिए एनर्जी सब तरीके से खत्म हो जाए, तो आपके शरीर में भी कमजोरी आने लगेगी, ठीक। तो यही चीज यहाँ बताया था कि जब श्रेणी में ऊपर से नीचे हम लोग जाने लगते हैं, तो क्या हो लगती है, धातु की क्रियाशीलता घटती जाती है, और ऊपर के धातु अधिक सक्रिय होते हैं। ऊपर के जो धातु होते हैं ये क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, और नीचे के धातु की क्रियाशीलता क्या होने लगती है, घटने लगती, ठीक है। तो ये आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चीज नहीं समझ में आई हो या कोई समस्या हो किसी प्रकार की, उसको बताइए, नहीं तो फिर तो हम आगे बढ़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.